यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सर्प सम्राट के लिए चीजें बहुत आसान हो गईं। उसने मूर्ति को अपने विशाल शरीर के नीचे कुचल दिया। कुछ मिनट बाद सर्प सम्राट अपने शरीर पर एक भी घाव के बिना वापस आ गया। तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो। देखो इस राजा के लिए ये कितना आसान था। इस राजा ने तो स्वर्ग के सम्राटों से ही युद्ध किया था। कुछ मूर्तियों से क्या मतलब है? सर्प सम्राट ने गर्व से कहा। यह एक अच्छी लड़ाई थी। अब आप वापस जा सकते हैं, दक्ष ने कहा। वो उन्हें वापस भेजने ही वाला था कि उसने टूटी हुई मूर्तियों के टुकड़े हिलते हुए देखे। वे एक दूसरे की ओर बढ़े और एक दूसरे से जुड़ने लगे। सैकड़ों मूर्तियों को मिलाकर 3 विशाल प्रतिमाएं बनाई गईं, जो पिछली बार की तुलना में कई गुना बड़ी थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार वे चौथे चरण की आकाशीय प्रतिमाओं की तरह दिख रहे हैं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर वे रद्दी पत्थर चौथे चरण के हैं? क्या तुम अपने सामने इस सुंदर जानवर की खेती करना भूल गए? सांप सम्राट ने पूछा। मुझे पता है कि आप छठे चरण में हैं, लेकिन आपको किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब आप लड़े तो सभी के साथ समान व्यवहार करें और आप सफल होंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी को कम आंकना शुरू करते हैं, आपके हारने की संभावना बढ़ जाती है, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। यहीं रुको और देखो कि यह राजा उनसे कैसे निपटता है, सर्प सम्राट ने कहा। हालांकि दक्ष को स्नेक मोनाक की ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसने उसकी मदद के लिए अपनी आत्मा तलवार रोश को भेजा। इस बार भी लड़ाई पिछली बार की तरह ही तेजी से खत्म हो गई। यद्यपि मूर्तियां पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं, फिर भी सर्प सम्राट द्वारा उन पर अपना अद्वितीय कौशल प्रयोग करने के बाद वे हिल नहीं सकी। ये कौशल, ये बहुत शक्तिशाली है, दक्ष ने कहा जब उसने सांप सम्राट को मूर्तियों को नष्ट करते देखा। बेशक, ये कौशल अद्भुत है। सांप सम्राट इस क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यही उन्हें एक ताकत बनाता है। जुन दक्ष के पास दिखाई दिया और कहा, क्या इससे सांप सम्राट अजेय नहीं हो जाएगा? जब तक किसी के पास कुछ ऐसा नहीं होगा जो उनके कौशल का मुकाबला कर सके, उनके पास उनके खिलाफ लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं होगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, शुन ने कहा। इस कौशल की भी सीमाएं हैं, दक्ष ने पूछा। बेशक ऐसा ही है। इस दुनिया में कुछ ही चीजें हैं जो बिना किसी सीमा के वास्तव में शक्तिशाली है। बाकी हर चीज की किसी न किसी तरह से सीमा होती है, उसने उससे कहा। इसकी सीमाएं क्या है? दक्ष ने पूछा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि उनका कौशल उन लोगों पर उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है जिनके पास उनसे अधिक मजबूत साधना है। कौशल प्रतिद्वंद्वी को भी उनकी स्थिति में रुकने का कारण बनेगा, लेकिन अवधि अक्सर अस्थिर होती है। यदि किसी साधक के पास स्नेक सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत साधना है और वह कौशल से प्रभावित है, तो वह भाग्यशाली होने पर 1 सेकंड में उस कौशल के प्रभावों से बच सकता है, और यदि वो बदकिस्मत है तो कौशल उसे लंबे समय तक अटकाए रख सकता है, जुन ने समझाया। तो ये कौशल भाग्य के आधार पर काम करता है। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास उच्च साधना है, ये बुरा नहीं है। अधिकांश भीड़ नियंत्रण कौशल उच्च साधना वाले लोगों के लिए भी उपयोगी नहीं है। कम से कम ये काम करता है, दक्ष ने ये सोचते हुए कहा। ये सब कुछ नहीं है। इस कौशल की एक और सीमा ये है कि यदि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति पर एक बार किया जाता है, तो इसका प्रयोग उसी व्यक्ति पर दोबारा नहीं किया जा सकता, भले ही उस व्यक्ति की साधना कमजोर हो, उन्होंने आगे कहा। ओह, ये तो बुरा है। मैंने सोचा था कि अगर मजबूत साधक ने कौशल तोड़ दिया तो हम इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी सीमा ने सब कुछ बदल दिया। हालांकि यह अभी भी एक अच्छा कौशल है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफी खतरनाक है, दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यह मुश्किल नहीं था, लड़ाई आसान थी। सांप सम्राट वापस आया और दक्ष से कहा। हाँ, आप महान थे, दक्ष ने सांप सम्राट की प्रशंसा की। पीछे से शोर सुनकर वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि दीवार जमीन के अंदर चली गई है और दरवाजा भी खुला हुआ है। लगता है कि यह खत्म हो गया है।
आप लोग वापस जा सकते हैं, उसने कहा और जानवरों को अपने भंडारण रिंग में जानवरों के क्षेत्र में वापस भेज दिया। वो उठकर हॉल से बाहर चला गया। दीवार फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गई। दक्ष ने कब्र का पत्थर निकाला और मंदिर से बाहर निकल गया। उसने कब्र के पत्थर की मदद से नदी पार की। जैसे ही वह लावा नदी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसने कब्र के पत्थर को अपनी भंडारण अंगूठी में वापस भेज दिया। उसने फिर से ओरियन को बाहर बुलाया और उसके ऊपर चढ़ गया। ओरियन की वजह से दक्ष की गति बहुत तेज हो गई थी। कुछ ही समय में वह काले अवरोध पर वापस आ गया। उसने ओरियन को वापस भेज दिया। स्वर्ग दिव्य है और दिव्य मानव है। प्राचीन अतीत है और अतीत मर चुका है। हे दयालु भगवान, इस व्यक्ति को जाने दो क्योंकि इसने दिव्य की पूरी महिमा देखी है। अखुम्बा मिकाकू जालमी सेन के केनी। दक्ष ने पत्र के शब्दों को दोहराया। अवरोध में एक दरवाजे के आकार का उद्घाटन दिखाई दिया, जिससे दक्ष बाहर निकल सका। जैसे ही वो बैरियर से बाहर निकला, उसे उम्मीद थी कि चू मियाओ वहां होगी, लेकिन उसने कितना भी ढूंढा, वो नहीं मिली। उसने अपने आसपास खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का भी प्रयोग किया, परंतु उसे वो दिखाई नहीं दी। चू मियाओ, तुम कहाँ हो? उसने जोर से पुकारा और किसी खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर घूमकर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। चू मियाओ, वो आगे बढ़ते हुए उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। उसने पूरे आसपास के इलाके में उसे ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं दिखी। वो कहाँ है? क्या वो चली गई? वो बैरियर की ओर वापस जाते हुए बुदबुदाया। आह, मुझे लगता है कि उसने मेरे बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। उम्मीद है मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने कहा। उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और आगे बढ़ने लगा, बाधा को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही दक्ष उस स्थान से निकला, एक छाया उसके पीछे प्रकट हुई और गायब हो गई। बस एक सप्ताह बचा है, लेकिन मैंने पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं समय पर उनका कौशल हॉल पालूंगा। कौशल ही वह चीज है जिसकी मुझे वास्तव में तलाश है। कौशल को प्रबल होना चाहिए, दक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपनी गति भी कुछ हद तक बढ़ा दी, क्योंकि वो चू मियाओ को पकड़ने की उम्मीद कर रहा था, जो उसके अनुसार आगे था। यह क्या है? वह हैरानी से बोला, जब वो उस अंतिम छोर पर खड़ा था। वो एक चट्टान के अंत में खड़ा था, आगे कुछ भी नहीं था। उसने चट्टान से नीचे देखा, लेकिन उसे केवल 50,000 मीटर की गहराई पर समुद्र दिखाई दिया। यह कोई अंतिम छोर नहीं होना चाहिए। अंतिम छोर संप्रदाय की बाहरी दीवारें होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं दीवारें देख पाता, दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। क्या ये जगह वाकई एक मृत अंत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो होना चाहिए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उनके संप्रदाय में समुद्र क्यों होगा, वह भी इतनी गहराई में? मैं इतना पैदल चला हूँ, फिर भी मुझे कभी जमीन का स्तर बढ़ता हुआ महसूस नहीं हुआ। तो फिर आसपास जमीन न होने पर भी पानी इतना नीचे क्यों होगा? ये समझ में नहीं आता, उन्होंने बुदबुदाया। दक्ष ने इधर उधर देखना शुरू किया और उसे जमीन पर एक छोटा पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने पत्थर उठाया और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब उसने देखा कि पत्थर नीचे गिरने के बजाय हवा में तैर रहा है, तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। उसने दूसरा पत्थर फेंका, लेकिन वह भी दूसरे पत्थर के समान ही हवा में तैर गया। यह अजीब है, वो बुदबुदाया। क्या ये कोई अदृश्य जमीन है? उसने सावधानी पूर्वक अपने पैरों का इस्तेमाल करके इसे आजमाने की कोशिश की, और यह वास्तव में अदृश्य जमीन थी। उसने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया, और वह भी हवा में खड़ा था, लेकिन ऐसा ही महसूस हुआ। दक्ष जानता था कि वह ठोस जमीन पर खड़ा था जो उसके पैरों के नीचे अदृश्य थी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे इसमें सफल भी हो गए, उन्होंने आगे बढ़ते हुए चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे हर कदम पर ध्यान से देखना पड़ा कि आगे जमीन है या नहीं। इससे उसकी गति काफी धीमी हो गई और कई बार तो उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि उसने पाया कि कुछ जगहों पर वाकई जाल थे जहां जमीन नहीं थी। उसने नीचे देखा और देखा कि पानी बहुत गहरा है। तेज हवा उसकी ओर बह रही थी, जिससे उसके लंबे बाल हवा के साथ बह रहे थे। वो इस कठिन भूमि पर चलता रहा और एक और दिन बीत गया, लेकिन अंत नजर नहीं आ रहा था।
वो इतनी दूर आ गया था कि वह उस जमीन को भी नहीं देख पा रहा था जहां से वह आया था, और सामने भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद को कहीं बीच में पाता है। आधे घंटे आराम करने के बाद वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। वह आधे दिन तक पैदल चलता रहा, फिर उसे रुकना पड़ा। चाहे वो कहीं भी जांच करे, आगे कोई रास्ता नहीं था। ये बेवकूफी है। इस यात्रा में इतना समय बर्बाद कर दिया कि एक के बाद एक रास्ते बंद हो गए। दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, 1 मिनट रुको, मैंने कभी फ्यूरी का इस तरह से उपयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उसने अपना सिर पीटते हुए कहा। वो फ्यूरी को उसके भंडारण वलय से बाहर लाया, जो उसके चारों ओर उड़ने लगा। वो फ्यूरी के ऊपर चढ़ गया। फ्यूरी आगे की ओर उड़ गया और परिणामस्वरूप दक्ष को भी अपने साथ ले गया। यह एक उड़ने वाली तलवार है जो मेरे चारों ओर उड़ सकती है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे इस पर उड़ने में सक्षम होना चाहिए। अगर मैंने पहले इसके बारे में सोचा होता तो बहुत समय बच जाता। उसने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार की गति बढ़ा दी और वह उस पर एक स्वर्गीय अमर की तरह खड़ा था जो जीवन और मृत्यु से ऊपर था। आधे घंटे के बाद उसने आखिरकार सामने कुछ देखा। वहां एक द्वीप था जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की जमीन अदृश्य थी, न कि वो तैर रहा था। इस द्वीप पर इसके ठीक मध्य में स्थित एकमात्र मीनार के अलावा कुछ भी नहीं था। वो उस द्वीप के शीर्ष पर उतरा और आगे स्थित टावर की ओर चला गया। दक्ष ने टावर के बड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की चरमराहट की आवाज इस बात का सबूत थी कि दरवाजा बहुत समय से नहीं खुला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने सीढ़ियां देखी और उसके सामने एक जानवर खड़ा हुआ था। यह एक स्नो डिजास्टर वुल्फ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह विलुप्त हो गया है। जब ये विलुप्त नहीं हुए थे तो स्नो डिजास्टर वुल्फ को दुर्लभता, ताकत और उपयोगिता के मामले में डेविल हंटर बीस्ट के समान स्तर का माना जाता था। तुम जीवित नहीं हो, है ना? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं दिख रही है। यह एक कठपुतली होनी चाहिए, दक्ष ने सोचा, लेकिन स्नो डिजास्टर वुल्फ ने उस पर हमला कर दिया। आत्मा तलवार दक्ष के सामने आई और उसने हिम आपदा भेड़िया के हमले को रोक दिया। ये छोटा सा क्षण दक्ष के लिए अपनी राजा की तलवार निकालने के लिए पर्याप्त था। हिम आपदा भेड़िया पीछे कूद गया, लेकिन दक्ष ने अपनी तलवार नीचे करते हुए उसकी पीठ के ठीक ऊपर से टेलीपोर्ट किया। राजा की तलवार हिम आपदा भेड़िया की खोपड़ी में घुस गई। लॉन्ग चेन ने तुरंत तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। अगर तुम असली स्नो डिजास्टर वुल्फ होते तो तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन तुम तो बस एक लाश की कठपुतली हो। तुम्हारी इंद्रियां कभी भी ओरियन या स्नो डिजास्टर वुल्फ जितनी तेज नहीं हो सकती, जिनकी तुलना अक्सर डेविल हंटर बीस्ट से की जाती है, दक्ष ने जमीन पर उतरते हुए कहा। सीढ़ियों पर कदम रखने और टॉवर की पहली मंजिल पर जाने से पहले उसने स्नो डिजास्टर वुल्फ के शरीर को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। मीनार की पहली मंजिल पर कोई जानवर नहीं था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। सौभाग्य से ये प्राचीन भाषा नहीं थी, इसलिए लॉन्ग चेन इसे पढ़ने में सक्षम था। क्या ये कौशल विकसित करने की विधि नहीं है? दक्ष ने दीवार पर लिखी पहली 2 पंक्तियां पढ़ते हुए कहा। डॉपलेगैंगर प्रभाव। मैं इसका उपयोग करके एक बॉडी डबल बना सकता हूँ और उसे अपनी आधी आत्मा दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा को विभाजित नहीं करना चाहता, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह सही है, उस कौशल को विकसित मत करो। इस दुनिया में कुछ कौशल हैं जो समान प्रभाव डालते हैं, और आपको अपनी आत्मा को विभाजित नहीं करना पड़ेगा। इस कौशल की विधि का पालन न करें, क्योंकि आप केवल अपने भविष्य की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जुन ने उसे सूचित किया। मैं इसे विकसित करने की योजना नहीं बना रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत है, चाहे इसके लिए मेरी आधी आत्मा की कीमत चुकानी पड़े, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने दीवार पर लिखी बात को नजरअंदाज किया और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर भी एक जानवर था, लेकिन उस जानवर के पीछे एक बक्सा था। इस बार ये पहाड़ निगलने वाला सांप था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक ऐसा सांप था जो पूरे पहाड़ को खा सकता था,
लेकिन ये भी विलुप्त हो चुका था। एक विलुप्त जानवर की एक और लाश की कठपुतली। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के प्रति मेरा सम्मान कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं उन्हें इन जानवरों की लाश की कठपुतलियों का उपयोग करते हुए देख रहा हूँ। वे इतने शक्तिशाली संप्रदाय थे, फिर भी वे लाश की कठपुतलियां बनाने की छद्म प्रथाओं में लिप्त थे। वास्तव में निराशाजनक, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। पर्वत निगलने वाले सांप ने लॉन्ग चेन को जहर देने और उसे पनगु बनाने के लिए अपने मुंह से जहरीला तीर चलाया, लेकिन लॉन्ग चेन ने टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और तीर को चकमा दे दिया। वो पर्वत निगलने वाले सांप के ऊपर प्रकट हुए और अपनी तलवार घुमाते हुए उसका सिर काट दिया। फिर वही बात, यह असली चीज के बराबर नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसने शवों को उतारकर उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने पीछे मुड़कर जमीन पर पड़े छोटे से बक्से की ओर देखा और उसकी ओर चल दिया। उसने बक्सा खोला और उसके अंदर एक छोटी सी सुनहरी चाबी पाई। चाबी, यह ऊपरी मंजिलों पर काम आ सकती है, इसे बिना किसी कारण के यहाँ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने बुदबुदाते हुए सीढ़ियां चढ़ी और अगली मंजिल पर चला गया, और वहां वास्तव में एक और बक्सा था। वो छोटे बक्से के पास गया और उसका चाबी का छेद ढूंढ निकाला। उसने दूसरी मंजिल पर मिली चाबी को उसमें डाला और बक्सा खोला। क्या वे असली हैं? जुन ने आश्चर्य से कहा जब उसने दक्ष के साथ बॉक्स के अंदर देखा। ये तो असली जैसा लग रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने उस चीज को बक्से से बाहर निकाला। क्या यह अच्छी बात नहीं है? कौन जानता है, हो सकता है कि हम भविष्य में अपने निजी समय में इसका इस्तेमाल करें, दक्ष ने हंसते हुए कहा और उसने अपने हाथ जून के सिर पर रख दिए। चेह, उस किताब को फेंक दो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, जुन ने कहा। चलो, इतनी जल्दी फैसला मत करो कि यह अच्छा है या बुरा, कौन जानता है, यह अलग हो सकता है। मुझे सामग्री पढ़ने दो, तभी हम जान पाएंगे कि यह वही है जो हम सोच रहे हैं या अलग है। दक्ष ने अपने हाथ में किताब को देखते हुए हंसते हुए कहा। पुस्तक के बाहर मोटे अक्षरों में शीर्षक लिखा था, शुद्ध दोहरी खेती तकनीक। दक्ष ने किताब का कवर खोला और अंदर देखते हुए पढ़ना शुरू किया। वो जितना पढ़ता गया, उसके हाव भाव बदलते गए। अविश्वसनीय, ये बहुत आश्चर्यजनक है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। जुन, ये वास्तव में एक दोहरी साधना तकनीक है, लेकिन ये बुरी नहीं है। आमतौर पर एक दोहरी साधना तकनीक दूसरे साथी से क्यूई, जीवन शक्ति या यिन यांग ऊर्जा चुरा लेती है, जिससे एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन यह अलग है, यह उस तरह से काम नहीं करता है, दक्ष ने कहा। तो फिर यह कैसे काम करता है? जुन ने पूछा। यह अलग है, किसी एक को नुकसान पहुंचाकर दूसरों को लाभ पहुंचाने के बजाय इसमें शामिल दोनों पक्षों को लाभ होता है। जब वे दोहरी साधना कर रहे होते हैं तो उनके शरीर ची को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। एक तरह से इसका मतलब है कि संभोग के दौरान उनकी दोनों साधना गति एक साथ जुड़ जाती है और इस तरह वे लाभान्वित होते हैं। बेशक जिसकी साधना कमजोर है और प्रतिभा कम है, उसे ज्यादा लाभ होगा, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दक्ष ने कहा। ये कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि इस कौशल को निष्पादित करने के लिए आपको ऐसा करना ही होगा, जुन ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या करें? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। बेशक, मैं प्यार करने की बात कर रही हूँ, जुन ने जोर से कहा। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने निजी समय का इस्तेमाल अपनी साधना की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। क्या ये सही नहीं है? साथ ही यह मत सोचिए कि यह कोई बुरी बात है। जब तुम्हें असली शरीर मिलेगा तो शायद तुम्हारी साधना शून्य होगी। जब मैं तुमसे प्यार करूंगा तब तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा। ओह, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करने वाली, जुन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसे अपने पास खींचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। क्या तुम गंभीर हो? उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा। मैं, जुन ने जवाब देने के लिए संघर्ष किया क्योंकि अचानक गले लगने से उसका दिमाग खाली हो गया था। वो अभी भी अचंभित थी जब दक्ष ने उसके मीठे होठों को चूमा। तुम, जुन ने उसे पीछे धकेल दिया और फिर गायब हो गई।
मुझे पता है कि तुम्हें इससे नफरत नहीं है, दक्ष ने हल्के से हंसते हुए कहा। चौथी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले उन्होंने शुद्ध अद्वैत साधना पुस्तक को अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वो चौथी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन वहां पूरी तरह से खाली जगह थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फर्श खाली था और दीवारों पर भी कुछ नहीं लिखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह मंजिल के दूसरी ओर सीढ़ियों की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही वह मंजिल के बीच में पहुंचा, उसे कुछ कंपन महसूस हुआ। उसे खतरा महसूस हुआ। वोश उसने ऐसी कई आवाजें सुनी और बिना इंतजार किए वह निचली मंजिल पर पहुंच गया। चूंकि उसने पहले ही तीसरी मंजिल देख ली थी और वह उसकी 200 मीटर की रेंज में थी, इसलिए वह वहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। दक्ष तीसरी मंजिल पर दिखाई दिया। हालांकि वो तुरंत टेलीपोर्ट हो गया था, फिर भी वह इतना तेज नहीं था कि उसे छुआ न जा सके, और एक तीर उसके हाथ में घुस गया था और अभी भी वहीं फंसा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था और उसे दर्द महसूस हो रहा था। उसका हाथ हिलना बंद हो गया था। वो थोड़ा बहुत हिलने डुलने में सक्षम था, लेकिन हर हरकत के साथ बहुत दर्द होता था। उसने पूरी गंभीरता से उस तीर की ओर देखा जो उसके बाएं हाथ में घुस गया था। उसने तीर को अपने हाथ से पकड़ा और एक तरफ से उसे तोड़ दिया और फिर दूसरी तरफ से उसे अपनी बाह से बाहर खींच लिया। उसे दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। तीर निकलते ही उसके हाथ में एक छेद हो गया था और खून के बहाव के साथ रक्तस्राव भी बढ़ गया था। दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काली गोली निकाली और उसे तुरंत खा लिया। गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और जल्द ही खून बहना बंद हो गया। घाव भरने लगा, जो नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था, और जल्द ही ये पूरी तरह से ठीक हो गया तथा उसके हाथ पर कोई निशान भी नहीं बचा। यह एक अप्रत्याशित हमला था। मैंने गलती की। मुझे सतर्क रहना चाहिए था। भले ही कमरा खाली दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह एक जाल वाला कमरा होगा। दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए सीढ़ियों की ओर देखते हुए कहा। वो फिर से चढ़ने लगा और चौथी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने जमीन पर 1000 से अधिक तीर पड़े देखे, जो संभवतः उससे चूक गए थे, क्योंकि वो समय पर टेलीपोर्ट हो गया था। यह एक डरावना जाल था। अगर मैं समय पर टेलीपोर्ट नहीं होता, तो मैं बिना किसी संदेह के मारा जाता। दक्ष ने तीरों से भरी जमीन को देखते हुए आह भरी। इसके अलावा दीवारों पर तीर चिपके हुए थे, जो उनकी अविश्वसनीय शक्तियों को दिखा रहे थे। वो फिर दूसरी तरफ चला गया। उसे यकीन था कि जाल पहली बार ही फंसा है और अब काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो सतर्क रहा। वो सुरक्षित रूप से कमरे के दूसरी ओर पहुंचा और सीढ़ियों पर चढ़ गया। वो 5वीं मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन 5वीं मंजिल चौथी मंजिल जैसी ही लग रही थी। वहां भी कुछ नहीं था। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए दीवारों को देखने की कोशिश की। उसने अपने भंडारण कक्ष से एक शव निकाला और उसे कमरे के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही शरीर ने जमीन को छुआ, उसने एक आवाज सुनी जो शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज से अलग थी। उसने आसमान की ओर देखा तो छत का एक हिस्सा गायब हो गया। एक बक्सा जमीन पर गिर गया। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सावधानी से बॉक्स की ओर कदम बढ़ाया। उसने धीरे से बक्सा खोला और खुद को किसी भी समय चकमा देने के लिए तैयार रखा। जैसे ही डिब्बा खुला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी गोली थी जो जीवन देने वाली गोली जैसी लग रही थी। फसल खराब नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए गोली को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। मुझे लगता है कि यही चाल थी। अगर वो व्यक्ति चौथी मंजिल के जाल से बच गया, तो वह निश्चित रूप से 5वीं मंजिल की जमीन पर नहीं चलेगा, ये सोचकर कि वहां भी वही जाल होगा। और अगर वह यहाँ नहीं चलता, तो वह इस गोली को पाने का मौका। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। का चूक जाएगा। या तो यह वास्तव में योजनाबद्ध था, या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। दक्ष ने आगे की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वो सीढ़ियों पर चढ़ गया और छठी मंजिल की ओर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के बीच में पहुंचा,
उसे झटका लगा क्योंकि सीढ़ियां गायब हो गईं और वह वापस चौथी मंजिल पर आ गिरा। ये परेशान करने वाला हो रहा है, वे मुझे धोखा दे रहे हैं, दक्ष ने 5वीं मंजिल पर चढ़ते हुए कहा और छठी मंजिल की ओर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। लेकिन उसने उन सीढ़ियों पर पैर नहीं रखा, जिनके कारण जाल सक्रिय हो गया था। वो सीढ़ी छोड़कर अगली सीढ़ी पर चला गया और कुछ नहीं हुआ। वो बिना किसी परेशानी के आसानी से छठी मंजिल पर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंततः छठी मंजिल पर पिछली 2 मंजिलों से कुछ अलग था। ये खाली नहीं था, बल्कि यह भरा हुआ था। यहाँ वहाँ हजारों कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे और डरावनी बात ये थी कि ये सभी कीड़े दुनिया के सबसे जहरीले कीड़े माने जाते थे। यद्यपि वे केवल लाश की कठपुतलियां थीं, फिर भी उनका जहर उतना ही प्रभावी था। पूरा फर्श उनसे ढका हुआ था और पैर रखने की जगह भी नहीं थी। सीढ़ियां उससे 400 मीटर दूर थी, इसलिए वो वहां टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था। मुझे पहले भी इससे परेशानी होती थी, लेकिन अब नहीं। मेरे पास सचमुच एक उड़ने वाली तलवार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से अपनी स्पिरिट तलवार निकाली और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तलवार जमीन पर रेंगते कीड़ों के ऊपर से उड़ी और दक्ष को सीढ़ियों के दूसरे छोर पर ले आई। वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा और तलवार पर चढ़कर ऊपर की ओर उड़ता हुआ 7वीं मंजिल पर पहुंच गया। 7वीं मंजिल पर फिर से चीजें बदल गईं। दक्ष को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा अलग थी। यहाँ कुछ ऐसा था जिससे उसे नींद आ रही थी। जैसे ही आत्मा तलवार कमरे के दूसरी ओर दौड़ी, उसने अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी और सांस रोकने के लिए अपना मुंह भी ढक रखा था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह सो जाता और हमेशा के लिए सोता रहता। इसके अलावा नींद की गैस केवल केंद्र में सघन थी, जो उस पर काम नहीं करती थी क्योंकि उसने शुरू से ही सुरक्षा बनाए रखी थी। दक्ष ने चारों ओर देखने और तलवार की दिशा को नियंत्रित करने के लिए केवल अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया, जिसने पूरी तरह से काम किया और उसे रास्ता दिखाया। आत्मा तलवार उसे 8वीं मंजिल पर ले आए। दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसे अभी भी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन वह काबू में आ गई। सौभाग्य से उसने सही समय पर कदम उठाया था। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और कमरे के चारों ओर देखा। मुझे समझ नहीं आया, ये टावर वास्तव में क्या है? क्या यह इनाम टावर है, सजा टावर है या प्रशिक्षण मैदान है? दक्ष ने तलवार से नीचे उतरते हुए कहा। उसने अपने सामने लगभग 20 मानव कठपुतलियां देखी। वह आगे बढ़ा और अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला। वह युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसने उन्हें हिलते हुए नहीं देखा। चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए वो उनके पास से गुजरा और सीढ़ियों तक पहुंच गया, लेकिन कठपुतलियां हिली नहीं। क्या वे टूट गए हैं? दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगा। वो 9वीं मंजिल पर पहुंचा और एक बार फिर वो अचेत हो गया। कमरा कमरे से कम और शतरंज के मैदान जैसा अधिक था। जमीन पर शतरंज जैसा डिजाइन बना हुआ था। इसमें 8x8 के आकार के 6 बॉक्स थे। कमरे के दूसरी तरफ 16 कठपुतलियां खड़ी थी और उनमें से 15 कमरे के उसके हिस्से में खड़ी थी। राजा की जगह अभी भी खाली थी। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था जब हम बांसुरी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मैदान शतरंज की बिसात जैसा लग रहा था और यह पूरी तरह से इसकी पुष्टि करता है। दिव्य स्वर्ग संप्रदाय शतरंज के बारे में जानता था, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, इसलिए उनके पास यहाँ भी वही चीज है। वह आगे बढ़ा और कठपुतली के पास से निकल गया, लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह जमीन पर बने वर्गों की तीसरी पंक्ति पर कदम नहीं रख सका। चाहे वो कुछ भी करे, वो आगे नहीं बढ़ सका। यह वैसा ही है जैसे मुझे खजाने के हॉल में सीढ़ियों पर रोक दिया गया था और मैं तभी आगे बढ़ सकता था जब मैं जवाब देता। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ भी उनके नियमों के अनुसार खेलना होगा, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वे चाहते होंगे कि मैं खेल खेलूं और काले पक्ष के राजा की तरह काम करूं। वो उस खाली स्थान की ओर चला गया जो काले पक्ष में राजा का स्थान माना जाता था। अगली पंक्ति में जो कठपुतली थी, वह योद्धा लग रही थी, जिसके हाथ में तलवार थी। रानियां महिला कठपुतलियां थीं जो शाही दिखने वाले कपड़े पहनती थीं।
बिशपों के पास मोटी कठपुतलियां थीं जो किसी शाही महल के अमीर मंत्रियों की तरह लगती थीं। एक भेड़िया जैसी दिखने वाली पशु कठपुतली ने शूरवीर का स्थान ग्रहण किया। रूप पोजीशन पर कठपुतली बैठी थी जो स्वर्ग को हिलाने वाले हाथी के शरीर से बनी हुई लग रही थी। सफेद पक्ष वाले राजा ने राजसी वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। उसके सिर पर रत्नजटित मुकुट था। जैसे ही दक्ष अपने स्थान पर पहुंचा, दूसरी तरफ से प्यादा एक कदम आगे बढ़ गया। तुम आगे बढ़ो, दक्ष ने रानी के सामने खड़ी कठपुतली को आदेश दिया। सफेद राजा ने एक और मोहरा आगे भेजा। दक्ष ने भी ऐसा ही किया और एक मोहरा आगे भेजा। इस बार उसने एक मोहरा भेजा जो घोड़े के सामने खड़ा था। सफेद राजा ने मोहरे को एक और कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर किया। इस बार दक्ष ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने घोड़े को आगे बढ़ाया और खेल के मैदान में भेज दिया। वो सफेद राजा के मोहरे के पास खड़ा था। अगर सफेद राजा मोहरा न चलाता तो वह मर जाता, लेकिन सफेद राजा ने मोहरा नहीं चलाया। इसके बजाय उसने अपने बिशप को बाहर भेजा जो नाइट के पास खड़ा था और सीधे उस पर निशाना साध रहा था। उस मोहरे को मार डालो, दक्ष ने शूरवीर को आदेश दिया। भेड़िया मोहरे की जगह पर गया और उसकी गर्दन काट दी, जिससे वो तुरंत मर गया। श्वेत राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपना घोड़ा भी बाहर निकाल लिया। अगले 20 मिनट तक रणनीति युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों को बराबर नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान सफेद पक्ष को ज्यादा हुआ। सफेद पक्ष ने अपने दोनों घोड़े, एक किश्ती, 2 बिशप और 3 मोहरे खो दिए थे, जबकि लॉन्ग चेन ने एक घोड़ा, एक किश्ती और 6 मोहरे बलिदान कर दिए थे। शूरवीर, किश्ती को मार डालो, दक्ष ने शूरवीरों को आदेश दिया और वे 2.5 कदम आगे बढ़े और सफेद राजा के आखिरी किश्ती को मार डाला। अब सफेद पक्ष के पास केवल राजा, रानी और 5 प्यादे ही बचे थे, जबकि लॉन्ग चेन के पास अभी भी अधिकांश मारक क्षमता थी। सफेद पत्ते की रानी ने चाल चली और लॉन्ग चेन के दूसरे हाथी को भी मार गिराया। एक रानी को कभी भी दूसरी रानी को कम नहीं आंकना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। काली रानी, सफेद रानी को मार डालो। दक्ष की रानी ने चाल चली और सफेद पक्ष की रानी को मार गिराया। अब सफेद राजा के पास कोई खास मदद नहीं थी और उसके पास सिर्फ 5 मोहरे बचे थे। दक्ष ने अपनी सेना को आदेश देना जारी रखा और उन मोहरों को मारना जारी रखा जिनका उपयोग राजा अपनी रक्षा के लिए करते थे। जल्द ही सफेद पक्ष में कोई मोहरा नहीं बचा। श्वेत राजा को चारों ओर से घेर लिया गया था। वो जहां भी जाता, मारा जाता। अंततः उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम बाईं ओर बढ़ गया। रानी, इसे खत्म करो और श्वेत राजा को मार डालो, दक्ष ने आदेश दिया। काले रंग की रानी अपने दाहिनी ओर बढ़ी और उसने राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष ने आगे बढ़ने की कोशिश की और अंततः वह वर्गों की दूसरी पंक्ति से आगे जाने में सफल हो गया। दक्ष को कमरे के दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति थी, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे के केंद्र में जाता, छत एक बार फिर खुल गई और एक छोटा सा बक्सा जमीन पर गिर गया। एक और इनाम, दक्ष ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कहा, लेकिन अगर बॉक्स के अंदर जाल होता तो वह टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार था। उसने छोटा बक्सा खोला। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। दक्ष ने जब बॉक्स के अंदर का दृश्य देखा तो वह पहले कभी इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। बक्से में एक बाली थी। यह एक छोटी नीली बाली थी जो कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन दक्ष को ये देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने वह बाली पहले भी देखी थी। दक्ष ने चू मियाओ को पिछली बार भी यही बाली पहने देखा था। यह एकमात्र ऐसी एक्सेसरी थी जो उसने पहनी थी, जो उस पर ज्यादा उभरी हुई लग रही थी। क्या यह वही बाली है? नहीं, यह वैसी ही बाली हो सकती है। वो यहाँ तक नहीं आ सकती, वो उड़ नहीं सकती, दक्ष ने बाली को देखते हुए कहा। लेकिन यहाँ इनाम के तौर पर बाली क्यों है? ये किसी कलाकृति या खजाने जैसा नहीं लगता, ये तो बिल्कुल सामान्य लगता है, दक्ष ने चारों ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इसे रख लो। कुछ कलाकृतियां अक्सर ऐसी ही होती है। वे देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन उनमें अविश्वसनीय शक्ति छिपी होती है।
मुझे भी इसके बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यह ऐसी ही कोई कलाकृति हो। अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें भविष्य में इसके बारे में पता चले, जुन ने दक्ष से कहा। हाँ, शायद तुम सही हो, यह एक खजाना होना चाहिए। मंदिर एक बेकार वस्तु नहीं देगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने बाली को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया। वो सीढ़ियों की ओर चलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पैर रखा, उसे खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत पीछे कूद गया और यह ठीक उसी समय हुआ जब सीढ़ियां गायब हो गईं। मुझे फ्यूरी पर ही आगे बढ़ना चाहिए था, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जब उसने उस खाली जगह की ओर देखा जहां पहले सीढ़ियां हुआ करती थी। वो खड़ा हुआ और अपनी आत्मा तलवार निकाली। वो अपने सामने तैर रही तलवार के ऊपर से कूद गया और 1 सेकंड भी देरी किए बिना टावर की 10वीं मंजिल की ओर बढ़ गया। वह आधे घंटे से ज्यादा समय तक ऊपर उड़ता रहा, लेकिन वो अगली मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। वो खुद को हिलता हुआ महसूस कर सकता था, लेकिन जितना वह ऊपर की ओर बढ़ता गया, अगली मंजिल का दरवाजा उतना ही दूर होता गया। 1 घंटे और आगे बढ़ने के बाद उसने अपनी तलवार रोक दी। उसने ऊपर जाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने नीचे देखा और पाया कि निचली मंजिल अब तक दिखाई भी नहीं दे रही थी, जिसका अर्थ था कि वो सचमुच ऊपर आ गया था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो अगली मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। वो उलझन में इधर उधर देखने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, जो उसे अगली मंजिल पर जाने से रोक रहा है। उसने ऊपरी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जो उससे लगभग 500 मीटर दूर था। मैं वहां टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? उसने नीचे देखते हुए अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से कहा। रुको, मुझे लगता है कि मुझे इसका कारण मिल गया है, जुन ने दक्ष से कहा। क्या कारण है? मैं वहां कैसे पहुंच सकता हूं? दक्ष ने असमंजस में पूछा। जून दक्ष के सामने प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी। अपने पीछे देखो, उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई, जो और भी गहरी हो गई। उन्होंने जुन से कहा, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक कलाकृति की आत्मा हूँ और इसीलिए मैं इसे देख सकती हूँ। लेकिन आपके पीछे एक दर्पण है, यह आपसे लगभग 300 मीटर दूर होना चाहिए। मैं पहले से ही दर्पण में आपका प्रतिबिंब देख सकती हूँ, जुन ने दक्ष को बताया और उसने उसे गंभीरता से देखा। क्या ये सही है? मैं तब जाकर इसके पास जाने की कोशिश करूंगा। यह वही है जो यहाँ की चीजों के साथ गड़बड़ कर रहा है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने अपनी आत्मा तलवार को वापस मोड़ लिया और उस दिशा में उड़ना शुरू कर दिया जिस ओर जून इशारा कर रही थी। वो अभी कुछ ही देर उड़ा था कि जून ने उसे रोक दिया। इससे परेशान मत हो, ये भी पीछे की ओर बढ़ रहा है। जितना तुम इसके करीब जाओगे, यह उतना ही दूर चला जाएगा, उसने दक्ष से कहा। मुझे लगता है कि मेरे पास इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो समस्या हल हो जानी चाहिए, दक्ष ने कहा और उसने अपनी भंडारण अंगूठी से राजा की तलवार निकाली। सच है, अगर सामान्य तरीकों से समस्या हल नहीं होती तो समस्या को नष्ट कर दीजिए, जून ने हंसते हुए कहा। मुझे उस दर्पण की सही दिशा बताओ, मैं इसे एक ही प्रयास में तोड़ दूंगा, दक्ष ने जून से कहा। जून ने दक्ष के हाथ पकड़े और उन्हें इस तरह से समायोजित किया कि उसके हाथ में तलवार दर्पण की ओर थी। यह वही है, आपसे 500 मीटर दूर, जून ने दक्ष से कहा। ठीक है, इतना काफी होगा, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई। संत तलवार के 7 रूप, छठा रूप तबाही, लान चेन ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा। उसकी तलवार से एक चमकदार प्रकाश की किरण निकली। इसकी रोशनी ने अंधेरे को रोशन कर दिया, लेकिन इसकी भयावह शक्ति हवा को और भी गर्म बना रही थी। प्रकाश का चाप एक आक्रमण की तरह आगे बढ़ रहा था, जो अपने लक्ष्य को शीघ्रता से नष्ट करने पर तुला हुआ था। लॉन्ग चेन का हमला दर्पण पर हुआ, जिससे दर्पण टूट गया। दरार कांच के टूटने की आवाज ने जगह की शांति को तोड़ दिया और लॉन्ग चेन के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही, हालांकि दर्पण बहुत दूर था।
दर्पण टूट गया और अंततः दक्ष को दर्पण की पहली झलक मिली, जिसके टुकड़े नीचे गिर गए। यह एक सुंदर दर्पण है, मुझे कहना चाहिए। ये बहुत बुरा है कि इसे नष्ट करना पड़ा। मुझे लगता है कि विनाश से समस्याएं हल हो जाती है, लेकिन यह इसके आसपास की सुंदर चीजों को भी नष्ट कर देता है, दक्ष ने झुन को देखते हुए कहा। वो पीछे मुड़ा और 10वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जो अभी भी वही था। ऊंचाई अभी भी वही लग रही थी। वो अपनी तलवार की मदद से ऊपर की ओर उड़ने लगा, लेकिन इस बार प्रवेश द्वार उससे दूर नहीं गया और वहीं पर रुका रहा। वो अगली मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। दक्ष ने चारों ओर देखा और एक बार फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। मैं इस जगह के वास्तुकार से मिलना चाहता हूँ। उसे वास्तव में चीजों को अजीब बनाने और ऐसी चीजें डालने का हुनर था जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता था। पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रवेश द्वार से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे अपनी जगह पर रोके हुए थी। कमरा ऊपर तक भरा हुआ था और अंदर कोई हवा नहीं थी। मुझे ये बात पसंद नहीं कि अब मुझे भीगना पड़ेगा, उसने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आत्मा की तलवार को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तलवार पानी में बह रही थी और दक्ष ने तलवार का हैंडल पकड़ रखा था, जिससे उसे दूसरी तरफ तेजी से पहुंचने में मदद मिल रही थी। वो कमरे के बीच में था जब पानी में एक भंवर बन गया। पानी गोलाकार गति में घूमने लगा, जिससे दक्ष को अपनी दिशा से हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वह उसे खींचने के लिए अपनी आत्मा तलवार का इस्तेमाल कर रहा था, तो वह भंवर में नहीं फंसा और उससे निकल गया। वो कमरे के दूसरी ओर गया और सीढ़ियों पर खड़े होकर पानी से बाहर निकल आया। वो पुनः अपनी आत्मा तलवार पर चढ़ गया और ऊपर की ओर बढ़ गया। अगर मैं तैर रहा होता तो मैं भंवर में फंस जाता। जाल देखने में सरल लगते हैं, लेकिन वे उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। उचित उपकरणों और कौशल के बिना इतनी ऊंचाई तक पहुंचना लगभग असंभव होता, दक्ष ने पानी की ओर देखते हुए कहा। वो ऊंची उड़ान भरकर शीघ्र ही 11वीं मंजिल पर पहुंच गया। चू मियाओ, तुम यहाँ हो, दक्ष ने 11वीं मंजिल पर पहुंचते ही आश्चर्य से कहा। जैसे ही दक्ष 11वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने कमरे के दूसरी तरफ एक लड़की को खड़ा देखा। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन दक्ष ने उसे चू मियाओ के रूप में पहचान लिया। चू मियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उससे पूछा। चू मियाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। अरे, इधर देखो, रहस्यमयी व्यवहार करना। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बंद करो, दक्ष ने जोर से कहा और अपनी तलवार से नीचे उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। चू मियाओ ने अंततः पीछे मुड़कर लॉन्ग चेन का सामना किया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। क्या बात है? क्या तुम्हारे शरीर में भी कोई आत्मा प्रवेश कर गई है? दक्ष ने असामान्य रूप से ऊंची आवाज में कहा, जो बड़े कमरे में गूंज उठी। जुन, क्या वो भूत प्रेत से ग्रस्त है? दक्ष ने जुन से पूछने का निश्चय किया, क्योंकि वही एकमात्र थी जो इसका उत्तर दे सकती थी। ऐसा ही प्रतीत होता है, कसुन ने टिप्पणी की, लेकिन वह भी अनिश्चित दिख रही थी। तुम आखिरकार यहाँ आ गए, दक्ष। मैंने इतने सालों तक इंतजार किया, चू मियाओ ने कहा, लेकिन उसकी मूल स्ट्रैंड आवाज के बजाय उसकी आवाज एक बूढ़े आदमी की आवाज की तरह लग रही थी, जो कमरे में गूंज रही थी और प्रकृति के साथ कंपन कर रही थी। आप कौन हैं? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। भविष्यवक्ता ने तुम्हारे आगमन के बारे में बात की थी, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे तुम्हें देखने में इतना समय लगेगा, चू मियाओ ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुमने उसके शरीर पर कब्जा क्यों कर लिया है? दक्ष ने पूछा। मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस भूले हुए समय का एक अवशेष हूँ, अतीत का एक अवशेष जो कभी वापस नहीं आएगा। भविष्यवाणी में तुम्हारे आने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें समय सीमा का जिक्र नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना समय लोगे, चू मियाओ ने आह भरी। आह में भूले हुए समय का दुख समाया हुआ लग रहा था। उस आदमी की आवाज में अतीत की उदासी झलक रही थी।
क्या भविष्यवाणी? तुम क्या चाहती हो? दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उससे पूछा। भविष्य की भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी जो आने वाले समय के बारे में बात करती है और यह कैसे होना चाहिए, चू मियाओ ने कहा। क्या आप दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से हैं? दक्ष ने पूछा। यह सही है, लेकिन साथ ही सही नहीं भी है। मैं दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से था, लेकिन क्या अब वास्तव में कोई दिव्य स्वर्ग संप्रदाय बचा है? चू मियाओ ने पूछा। क्या तुम पहले चू मियाओ के शरीर को छोड़ सकते हो? हम उसके बिना भी बात कर सकते हैं, दक्ष ने सुझाव दिया। अगर मैं कर सकती तो जरूर करती, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। मुझे अपनी बात कहने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बूढ़ा आदमी कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चू मियाओ ने दक्ष को देखते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचते भी हो, तो बस इतना याद रखना कि मैंने अभी अभी एक और आत्मा का इस्तेमाल किया है, जिसने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है जिसके बारे में मैं जानता था, और अपनी तलवार को एक आत्मा तलवार बनाने के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर तुम उसे चोट पहुंचाते हो, तो मेरे संग्रह में एक और आत्मा तलवार होगी, और किसी के पास कभी भी बहुत सारी आत्मा तलवारें नहीं हो सकती हैं। दक्ष ने आत्मा को चेतावनी दी। आप इस बात को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं, मैं किसी भी लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता जिसका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इससे मेरे उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचेगा, चू मियाओ ने कहा। आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे थे? क्या आपने अपने संप्रदाय के नष्ट होने से पहले इसके बारे में भविष्य देखा था? दक्ष ने पूछा। हाँ, मैंने अपना अधिकांश जीवन तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी जानने की कोशिश में गंवा दिया, और वह भी अस्पष्ट थी, और उसमें केवल इस बारे में बात की गई थी कि हम कैसे मिलेंगे और कुछ अन्य बातें थीं, चू मियाओ ने कहा। क्या वो भविष्यवाणी इतनी देर तक तुम्हारे साथ रहने लायक थी? क्या सब कुछ पहले ही नष्ट नहीं हो चुका है? अपनी आत्मा को क्यों पीड़ा दी जाए? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। हालांकि उसे आत्माओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि किसी से मिलने के लिए इतने लंबे समय तक वहां रहना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर यह हमारी युवा पीढ़ी के जीवन को बचाता है तो यह इसके लायक है, चू मियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी युवा पीढ़ी? क्या संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया था? क्या आपका कोई गुप्त परिवार पीछे रह गया था? दक्ष ने पूछा। हमारे संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग ने हमारे संप्रदाय के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने विनाश को देखा था। अपनी जान गंवाने से पहले उन्होंने यह नहीं देखा था कि यह कैसे हुआ या इसका कारण क्या था, लेकिन वे हमें इसके बारे में बताने में कामयाब रहे, चू मियाओ ने कहा। वो इसे क्यों नहीं देख पाया? क्या उसका जीवन पर्याप्त नहीं था? तुमने मेरे बारे में देखा, जो समय रेखा में उस दुश्मन के समय से कहीं आगे है जिसने तुम्हारे संप्रदाय के हजारों साल के शासन को समाप्त कर दिया। क्या ये देखना आसान नहीं होना चाहिए कि विनाश का कारण क्या था, और इसे रोकना मेरे बारे में देखने से ज्यादा आसान है? दक्ष ने एक सवाल पूछा जिसने उसे उलझन में डाल दिया। आत्मा की कहानी अब तक समझ में नहीं आई। नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करता। हमारे लिए ये पता लगाना असंभव था कि संप्रदाय के विनाश का कारण क्या था, चाहे हमारे पास कितना भी जीवन क्यों ना हो। अब जब मैं इसे देखता हूँ, तो भले ही हमें इसके बारे में पता होता, फिर भी हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, चू मियाओ ने कहा। कमरे में एक और आह गूंज उठी। वह क्या था जिसने तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट कर दिया? क्या ये कोई शक्तिशाली शत्रु था या उच्च क्षेत्र से कोई व्यक्ति था? दक्ष ने आत्मा से पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा करने से भविष्य बदल सकता है। मैं केवल वही बता सकता हूँ जो मैंने तुम्हें अपनी भविष्यवाणी में बताया था, चू मियाओ ने कहा। दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी और उसने अपना सिर हिलाया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि भविष्य बदल भी जाए? भविष्य हमेशा बदलता रहता है, और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम भविष्य से बंधे रहेंगे, तो ये हमारे भाग्य को किसी ऐसी चीज के हाथ में सौंपने जैसा होगा जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और मुझे ये पसंद नहीं है। जितना ज्यादा तुम मुझे बताओगी, मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा, दक्ष ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा।
यही तुम सोच रहे हो, लेकिन भविष्य को बदलना असंभव है। हम सभी भाग्य से बंधे हैं। नष्ट होना हमारा भाग्य था, ठीक वैसे ही जैसे तुमसे मिलना मेरा भाग्य था। चू मियाओ ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं कभी भी भाग्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने देखा है कि भाग्य मेरे साथ क्या करता है। किसी की मदद करो और छुरा खाओ, किसी पर विश्वास करो और चट्टान से नीचे फेंक दिए जाओ। मैं अब भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहता और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। दक्ष ने कुछ हद तक निराश स्वर में कहा, खैर चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मुझे मेरे बारे में भविष्यवाणी के बारे में बताओ, यही मुख्य हिस्सा है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। भविष्यवाणी मृत्यु के बारे में थी, तुम्हारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बारे में, आत्मा ने दक्ष को चुप कराते हुए कहा। यह एक वाक्य ही दक्ष के लिए अपनी स्थिति पर स्तब्ध रह जाने के लिए पर्याप्त था। कौन मरेगा, कौन हिम्मत करेगा मेरे किसी रिश्तेदार को मारने की, दक्ष ने जोर से कहा। उसकी आवाज युद्ध के लिए तैयार राजा की दहाड़ जैसी लग रही थी। चिंता मत करो, अगर तुम भविष्य का अनुसरण करोगी और हमारी युवा पीढ़ी को बचाओगी तो इसे रोका जा सकेगा, चू मियाओ ने कहा और वो छोटे कदमों से लॉन्ग चेन के करीब चली गई। तो आप कह रहे हैं कि मुझे आपके भविष्य का अनुसरण करके आपकी युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो उस पीढ़ी को बचाएगा जो भविष्य का अनुसरण न करने पर मरने वाली है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक समझ से परे भाव के साथ पूछा। कौन मरने वाला है, जवाब दो, उसने भारी स्वर में पूछा और चू मियाओ को घूरने लगा। चू मियाओ ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, यह एक भविष्यवाणी है, कोई दृष्टि नहीं। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं तुमसे कैसे मिलूंगी, चू मियाओ ने दक्ष को समझाया और वो थोड़ा मुस्कुराए। क्या आप मुझे कम से कम ये बता सकते हैं कि मरने वाले की उम्र कितनी होगी, दक्ष ने फिर पूछा। मुझे ये भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होगा। जहां तक मैं समझ सकती हूँ वह तुम्हारा परिवार या तुम्हारा प्रेमी हो सकता है। ये भी संभव है कि वह तुम्हारा दोस्त हो, अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसके लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, चू मियाओ ने दक्ष से कहा, जब वह एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह उसकी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ी थी। मेरे पास कितना समय है, दक्ष ने उससे पूछा। उसकी सोच सरल थी, अगर उसके पास समय होता तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अगर मेरे पास पर्याप्त समय हो तो मैं अपनी आंतरिक दुनिया को आकार दे सकूंगा और उसे वहां सुरक्षित रख सकूंगा। हालांकि भविष्यवाणी अस्पष्ट थी, फिर भी मेरा मानना है कि यह 1 वर्ष होनी चाहिए, आत्मा ने उससे कहा। दक्ष गहरी सोच में पड़ गया क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह 1 साल में स्वर्ग क्षेत्र का साधक बन सकता है या नहीं। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता गया उसकी भौहें उतनी ही गहरी होती गईं। यह इतना कठिन था कि बिना भाग्यशाली मुठभेड़ों के ये लगभग असंभव के दायरे में था। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? क्या मुझे तुम पर सिर्फ इसलिए विश्वास करना चाहिए क्योंकि जब मैं अंदर आया तो तुम मेरा नाम जानते थे? चू मियाओ मेरा नाम जानती है, हो सकता है कि तुमने उससे यह बात जान ली हो। ये भी संभव है कि तुमने उसे पहले भी मेरे नाम से पुकारते सुना हो। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रही हो वह सच है और तुम सिर्फ मुझे अपने रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं कर रही हो? दक्ष ने पूरी गंभीरता से पूछा। मुझे ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। मैं केवल स्वर्ग के आदेश का पालन कर रहा हूँ। यही दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के अस्तित्व का कारण है और यही इसके अंत का कारण है, चू मियाओ ने कहा। इसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने संप्रदाय की भावी पीढ़ी की चिंता है और तुम चाहते हो कि कोई उन्हें बचाए? दक्ष ने पूछा। उसकी आत्मा तलवार उसके सामने खड़ी थी, चू मियाओ की ओर इशारा करते हुए। मुझे अपनी आने वाली पीढ़ियों की परवाह है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं स्वर्ग के खिलाफ जाऊं। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैं जानता हूं, और ये तुम्हें तय करना है कि तुम इस जानकारी के साथ आगे क्या करोगे। यही बात है, तुम उन्हें और अपने किसी करीबी को बचा सकते हो या तुम मुझ पर शक कर सकते हो और उस व्यक्ति को मरने दे सकते हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि मैं सब कुछ बताने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, आत्मा ने कहा।
उसकी आवाज तटस्थ लग रही थी, मानो वह सच बोल रहा हो। मुझे बताओ, मुझे किसे बचाना है और किससे? दक्ष ने पूछा। आत्मा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, मानो वो अतीत को याद कर रही हो। जब संप्रदाय नष्ट हो गया तो हमारे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के 3 शिष्य थे जो संप्रदाय में नहीं थे, और वे जीवित रहने में कामयाब रहे। जहां तक उनके संप्रदाय में नहीं होने का कारण है, तो इसका कारण ये था कि उन्हें संप्रदाय से निर्वासित कर दिया गया था। ये समझाना शुरू हुआ। यह मेरा निर्णय था, और भले ही मुझे ये पसंद नहीं था, फिर भी मैंने उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें संप्रदाय से निकाल दिया। मैंने सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने भविष्यवाणी में देखा था। वे चले गए, हम पर विपत्ति आई, और सब कुछ समाप्त हो गया। वे संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर सकते थे, नहीं वे ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में कदम नहीं रखेंगे। वे महाद्वीप छोड़कर कियानकियू महाद्वीप चले गए। वहां उन्होंने एक नया संप्रदाय स्थापित किया जिसे शानदार स्वर्ग संप्रदाय कहा जाता है। उन्होंने शिष्यों की भर्ती की और संप्रदाय को अधिक प्रमुख संप्रदायों में से एक बना दिया। मैं चाहता हूं कि आप उनके संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से बचाएं जो उन पर युद्ध छेड़ देगा, चू मियाओ ने कहा। जितना अधिक मैं सुनता हूं, यह उतना ही मूर्खतापूर्ण लगता है। ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ नष्ट होने दिया ताकि तुम एक कठपुतली बन सको और उस भविष्यवाणी की पटकथा पर चल सको, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यदि आपको पता था कि विनाश होने वाला है, तो आपको सभी शिष्यों को बता देना चाहिए था और उन्हें संप्रदाय छोड़ने देना चाहिए था। आपने केवल 3 लोगों को जाने दिया, और वह भी उन्हें सच्चाई बताए बिना। मुझे लगता है कि आपके संप्रदाय के विनाश में आपका हाथ है, न कि जो कुछ भी इसके कारण हुआ। गंभीरता से, कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? दक्ष ने आह भरी। कभी कभी मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचती हूँ, कसुन ने दक्ष की ओर देखते हुए टिप्पणी की। दक्ष ने उसकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और बोलना जारी रखा। तुमने ये सब बिना किसी कारण के किया, सिवाय अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने के। ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से भी ज्यादा चाहते थे कि भविष्यवाणी सच हो जाए। चू मियाओ कुछ क्षण के लिए चुप रही, फिर उसने बोलना शुरू किया। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि यह कैसा है। केवल हम ज्योतिषी ही वास्तविक सत्य जानते हैं, वह पूरी कहानी जिससे दुनिया अनजान है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं बदला जा सकता, आत्मा ने दक्ष से कहा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मुझे भविष्यवाणियों में अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाते हुए देखा है? अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा तो क्या इससे भविष्य नहीं बदल जाएगा? कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, और तुम ये जानते हो, दक्ष ने दृढ़ता से कहा। नहीं, मैंने खुद को तुमसे वही कहते हुए देखा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ। तुम्हें सब कुछ बताने के बाद मेरी आत्मा का ये छोटा सा हिस्सा निकल जाता है। यही मैंने देखा। ये सब तुम्हारे और भाग्य पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें बचाते हो या नहीं, आत्मा ने कहा। तुम मरने के बाद भी नहीं समझोगे, और मैं तुम्हें आत्मा के बारे में नहीं सिखाने वाला, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुमने खुद को मुझसे और क्या कहते हुए देखा? दक्ष ने पूछा। एक आखिरी बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर एक खजाना छोड़ा है, उससे तुम्हें मदद मिलेगी, आत्मा ने कहा। मेरे जाने का समय हो गया है, आत्मा ने चू मियाओ के शरीर को छोड़ते हुए कहा। दक्ष ने आत्मा का मूल रूप देखा जो एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी जैसा दिखता था। अरे, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि ये दस्ताने क्या करते हैं? दक्ष ने पुकारा और उसने अपने दस्ताने ऊपर उठाए, जिनमें वो दस्ताने थे जो उसे ट्रेजर हॉल में मिले थे। आत्मा मुस्कुराई और बिना उत्तर दिए गायब हो गई। उसने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। क्या ये दस्ताने वाकई उपयोगी हैं या सिर्फ फैशन की चीज है? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा और चू मियाओ की ओर चल पड़ा। दक्ष चू मियाओ के पास गया और उसके कंधों के नीचे अपना हाथ रखकर उसे उठने में मदद की। अरे, उठो, उसने पुकारा। चू मियाओ नहीं जागी, लेकिन दक्ष को भरोसा था कि वह सुरक्षित है। उसकी सांसें सामान्य लग रही थी और उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हो, उसने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा।
उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और खड़ा हो गया। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वो सीढ़ियों पर चढ़ गया और 12वीं मंजिल की ओर बढ़ गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां उसके लिए खजाना छिपा है। दक्ष 12वीं मंजिल पर पहुंच गया था और उसने वहां एक चांदी का संदूक पड़ा देखा, जिससे उसे राजा के खजाने में देखे गए खजाने के संदूकों की याद आ गई, जिन्हें उसने लूटा था। इस मंजिल से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, इसलिए उसने समझा कि यह आखिरी मंजिल होगी और इससे ऊंची कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल का खजाना, चलो देखते हैं कि वह आदमी मेरे लिए क्या छोड़ गया है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और संदूक की ओर बढ़ा। चू मियाओ अभी भी उसकी बाहों में थी। लॉन्ग चेन छाती के सामने बैठ गया। उसने चू मियाओ की ओर देखा, जो अभी भी उसकी बाहों में थी। मुझे खेद है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ सेकंड के लिए नीचे उतारना पड़ेगा। दक्ष ने सावधानी से चू मियाओ को जमीन पर रखा, इससे पहले कि वो छाती की ओर देखे। उसने संदूक खोला और उसका ऊपरी हिस्सा नीचे सरका दिया। दक्ष ने बक्सा खोला तो अंदर रखी वस्तु बाहर आ गई। प्रथम दृष्टि में यह वस्त्र का सामान प्रतीत हुआ। उसने वह वस्तु उठाई और बक्से से बाहर निकाला। उसने उसे खोलना शुरू किया, जिससे अंदर रखा सामान सामने आ गया। जैसे ही इसे खोला गया, दक्ष को आखिरकार समझ आ गया कि यह क्या चीज है। यह एक लबादा लग रहा था। यह वस्त्र लाल रंग का था और अत्यंत मुलायम रेशम से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन साथ ही यह मजबूत भी लग रहा था, क्योंकि इसका उपयोग किसी को आक्रमण से बचाने के लिए किया जा सकता था। दक्ष उस वस्त्र से क्यूई के प्रवाह को महसूस कर सकता था, जो उसकी शक्तियों का प्रमाण था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक रक्षात्मक वस्तु होनी चाहिए। यह एक पीक अर्थ ग्रेड खजाना भी लगता है। बुरा नहीं है, जून ने हंसते हुए कहा जब वो दक्ष के पास खड़ी थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। अजीब बात यह है कि यह संप्रदाय द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सूची में भी था। बताई गई जानकारी के अनुसार इसे डैमेज वार्डिंग रोब कहा जाता है। यह आपको बिना जाने ही हमलों से बचाता है। ये तभी टूट सकता है जब कोई स्काई रियल्म साधक लगातार इस पर हमला करता रहे, दक्ष ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, किसी भी मामले में यह अच्छा है। तुम्हें निश्चित रूप से ऐसी किसी चीज की जरूरत थी। अगर यह जाल के फर्श पर होता तो तीर तुम्हें मार नहीं पाते, जुन ने दक्ष से कहा। मैंने भी यही सोचा था, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने अपना पहना हुआ लबादा उतार दिया और उसकी जगह क्षति निवारक लबादा पहन लिया। ये कैसा दिखता है? उसने जुन से पूछा। ये चोगा बेहतर लग रहा है, लेकिन इसे पहनने वाला व्यक्ति पहले की तरह ही बुरा लग रहा है, जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा। क्या तुम कभी मेरी प्रशंसा नहीं कर सकती? दक्ष ने कहा और वह उसे पकड़ने के लिए जून की ओर दौड़ा, लेकिन वह उसके पास पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। इसके बजाय दक्ष के सिर में जून की आवाज उभरी। मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आने वाला। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें असली शरीर नहीं मिल जाता। तुम देखोगे, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने पीछे से चू मियाओ की आवाज सुनी। दक्ष पीछे मुड़ा और उसकी ओर चला। तुम वापस आ गए। हम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैं बैरियर के बाहर नहीं थी? उसने पूछा। आप बैरियर के बाहर थे, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हुई और अब हम यहाँ हैं, दक्ष ने कहा। क्या हुआ? इसके बारे में अस्पष्ट होने का कोई कारण नहीं है, है ना? चू मियाओ ने कहा। ठीक है, तुम पर एक बूढ़े आदमी की आत्मा का कब्जा था और तुम यहाँ आए थी। मैंने तुम्हें उस आत्मा से बचाया था। अब वह आत्मा चली गई है और तुम जाग गई हो, दक्ष ने जितना संभव हो सका जानकारी दी। चू मियाओ लॉन्ग चेन की व्याख्या सुनकर चकित रह गई। क्या तुम ईमानदार हो? उसने पूछा। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम भूखी थी और भूख के कारण तुम बेहोश हो गई थी। मैं बैरियर से बाहर आया और तुम्हें बेहोश देखा। तुम सुंदर लग रही थी, इसलिए मैंने हमारे लिए एक कमरा लेने का फैसला किया और अब हम यहाँ हैं। मैं बस शुरू करने ही वाला था कि तुम जाग गई, दक्ष ने भी इसी तरह कहा। चू मियाओ एक बार फिर हैरान और उलझन में पड़ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम ऐसा क्यों करोगे? उसने पूछा। बेशक, मैं मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ,
मेरे विकृत होने का झूठ आत्मा के बारे में सच से ज्यादा विश्वसनीय क्यों है? दक्ष ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम विकृत दिखती हो? जुन ने उसके सामने आते ही हंसते हुए कहा। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, दक्ष ने जून से कहा। मुझे खेद है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था। जब आपने इसके बारे में बात की तो मैं बस उलझन में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आत्माओं में विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे इस पर संदेह हुआ। चू मियाओ ने माफी मांगते हुए कहा। ओह, इसकी चिंता मत करो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जब मैंने ऐसा कहा तो मैं किसी और के बारे में सोच रहा था, दक्ष ने उससे कहा। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे उठने में मदद की। हम वास्तव में कहाँ हैं? चू मियाओ ने दक्ष से पूछा जब वह खड़ी हुई। हम टावर के अंदर है। मुझे खुद भी नहीं पता कि इस जगह को क्या नाम दूं। यह एक प्रशिक्षण कक्ष, एक खजाना कक्ष और एक दंड कक्ष का मिश्रण है, दक्ष ने कहा। हालांकि हमारा काम यहीं खत्म हो गया है। चलो वापस चलते हैं, तुम समझ जाओगी, दक्ष ने उससे कहा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें उठा लूं? हम पैदल 11वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 10वीं मंजिल को 11वीं मंजिल से जोड़ने वाली कोई सीढ़ियां नहीं है। तुम सामान्य तरीके से नीचे नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें उठा लूंगा, ये तेज भी होगा, दक्ष ने सुझाव दिया। चू मियाओ ने इसके बारे में कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष उसकी ओर चला आया, जबकि वो उसे देख रही थी। उसने अपनी एक बाह उसके कंधों पर रखी और दूसरी उसके घुटनों के नीचे रखी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दक्ष ने चू मियाओ को एक राजकुमारी की तरह उठाया और अपनी आत्मा की तलवार के ऊपर से कदम रखा जो जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रही थी। चू मियाओ दक्ष के बहुत करीब थी और उसके द्वारा उठाए जाने के कारण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने उसके चेहरे की ओर देखना बंद कर दिया और दूसरी ओर देखने लगी। दक्ष उसे 11वीं मंजिल पर ले गया और फिर 10वीं मंजिल पर, लेकिन ये देखकर वो दंग रह गया कि वहां दोनों मंजिलों को जोड़ने वाली सीढ़ियां थीं। जो सीढ़ियां गायब हो गई थी, वे वापस आ गई थी। जब मैं ऊपर चढ़ा तो सीढ़ियां यहाँ नहीं थी, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ चू मियाओ से कहा। चू मियाओ ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। आप देखेंगे कि यह कोई सामान्य टावर नहीं है। इसमें एक मंजिल जहरीले कीड़ों से भरी है और एक मंजिल पानी से भरी है। वह मंजिल नींद लाने वाली गैस से भी भरी है। पैदल नीचे जाना असंभव है, दक्ष ने उससे कहा। वे नीचे उतरते गए, लेकिन अब सभी मंजिलें बिल्कुल ठीक लग रही थी। कोई कीड़े नहीं थे, कोई पानी नहीं था, कोई नींद की गैस नहीं थी। यहाँ तक कि एक मंजिल पर पड़े हजारों तीर भी गायब हो गए थे। वो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से अपनी मूर्खता के बारे में बताकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, दक्ष ने नीचे जाते हुए मन ही मन कोसा। वे अंततः कुछ भी अजीब देखे बिना टॉवर से चले गए। चू मियाओ ने बस उसे देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, जिससे दक्ष को अंदाजा हो गया कि वह निश्चित रूप से कुछ गलत सोच रही थी। इस द्वीप के आसपास कोई जमीन नहीं है। हमें यहाँ से निकलने के लिए निश्चित रूप से उड़ान भरने की जरूरत है, दक्ष ने उसे कुछ नुकसान नियंत्रण करने के लिए कहा। वे द्वीप के किनारे तक पहुंच गए। क्या बकवास है, यहाँ भी नहीं, दक्ष ने जोर से कहा जब उसने देखा कि अदृश्य जमीन एक बार फिर दिखाई देने लगी थी। सेक्ट अब वास्तव में मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, दक्ष ने कहा और वह और अधिक परेशान हो गया। ये ठीक है, उड़ान भरने से हमारी यात्रा बहुत तेज हो जाती है, चू मियाओ ने उससे कहा। वाकई ये पैदल चलने से कहीं ज्यादा आसान और तेज है और हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, दक्ष ने सिर हिलाते हुए उससे कहा। उसने उससे अपने इरादों को गलतफहमी में डालने से रोकने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आत्मा की तलवार हवा में दौड़ी और लॉन्ग चेन और चू मियाओ को अपने साथ ले गई। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? चू मियाओ ने रास्ते में दक्ष से पूछा। जरूर, यह क्या है? दक्ष ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आत्मा मुझसे क्या चाहती थी? उसने मुझ पर कब्जा क्यों किया?
क्या तुम्हें कोई जवाब मिला? चू मियाओ ने पूछा। ओह, यह एक बूढ़े विकृत व्यक्ति की आत्मा थी। इसे बच्चों के साथ बेवकूफी भरी शरारतें करना पसंद था, जैसा कि उसने कुछ समय पहले मेरे साथ किया था। उस आदमी को नजरअंदाज करो, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, दक्ष ने जवाब दिया। ये सब सिर्फ इसीलिए किया गया। तुमने मुझमें से आत्मा को कैसे निकाल दिया? उसने पूछा। मैंने उसे बताया कि एक बुरे आदमी का छोटी लड़की पर कब्जा करना डरावना है। वह समझ गया और उसने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया और तभी मैंने उसे मार दिया, दक्ष ने जवाब दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ क्षण पहले उसने इसके साथ छेड़छाड़ की थी? अगर तुमने इसे मार दिया है तो यह ऐसा कैसे कर सकता है? उसने पूछा। वो मरने के बाद भी वापस आ गया। वह आखिरकार एक आत्मा था, दक्ष ने उसे सीधे चेहरे से उत्तर दिया। चू मियाओ अभी भी उसकी बाहों में थी, उसकी छाती से चिपकी हुई थी जब उसने उसका जवाब सुना। ओह, उसने कहा। दक्ष ने 2 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी और फिर एक छोटे से तालाब के पास जाकर रुका। उस तालाब के पास 2 पेड़ थे। चलो यहीं आराम करते हैं, मेरी क्यूई लगभग समाप्त हो गई है, मैं ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा, दक्ष ने चू मियाओ से कहा। उस टॉवर में प्रवेश करने के बाद से उसने आराम नहीं किया था और वह लगातार अपनी आत्मा तलवार का भी उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी कुछ शक्ति भी खर्च हो रही थी, यद्यपि बहुत कम स्तर पर। चू मियाओ उसके आलिंगन से उतरकर तालाब के चारों ओर फैली घास पर खड़ी हो गई। चू मियाओ ने कहा, यह आराम करने के लिए एकदम सही जगह लगती है। पेड़ की छाया, घास की कोमलता और तालाब से आती ठंडी हवा। दक्ष तालाब के सबसे नजदीक वाले पेड़ के पास गया और उसके नीचे बैठ गया। चू मियाओ उसके पीछे गया और उसी पेड़ के दूसरी ओर बैठ गया। दक्ष ने अपना सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुकाया और आकाश की ओर देखने लगा। क्या आप जागते रहेंगे? मुझे कुछ देर सोने का मन है, उन्होंने पूछा। कोई बात नहीं, तुम सो सकती हो, मैं जल्दी नहीं सोऊंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर से सो रही हूँ, चू मियाओ ने हंसते हुए जवाब दिया। हालांकि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो मुझे जगा देना, उसने अपनी आंखें बंद करके पेड़ से आराम से पीठ टिकाते हुए कहा। जुन, क्या तुम मेरे आसपास भी नजर रख सकती हो? मैं थोड़ी देर की झपकी ले लूंगा, उसने जुन से कहा। ठीक है, जुन की आवाज उसके दिमाग में आई। जुन दक्ष के पास आई जब वह सो रहा था। आसपास देखने के बजाय वह उसे देखती रही। उसकी नजर दक्ष के सोते हुए चेहरे से नहीं हटी। आधे घंटे के बाद उसने उसे देखना बंद कर दिया। जब वह सो रहा था तो वह उसके इर्द गिर्द घूमती रही और उसे ऊब महसूस हो रही थी। जल्द ही वो चू मियाओ के करीब चली गई, जो भी ऊबा हुआ लग रहा था। चू मियाओ ने सहजता से गाना गाना शुरू कर दिया था। यह एक ऐसा गीत था जो उसने अपने शहर में सुना था जब वो छोटी बच्ची थी। उसकी माँ उसे हर रात सोने में मदद करने के लिए ये गीत गाती थी। यह एक बहादुर योद्धा के बारे में एक गीत था जो जरूरतमंदों की मदद करता था और बुरे लोगों को सजा देता था। हालांकि अब वो स्वयं एक दुष्ट संप्रदाय का हिस्सा थी, फिर भी इस गीत के प्रति उसका लगाव उसके मन से कभी नहीं गया। मुझे लगता है कि मैंने ये गाना पहले भी सुना है, उसे ये कैसे पता है? जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा और लड़की के करीब आ गई। उसने अपना हाथ उसकी थोड़ी के नीचे रखा और उसे देखने लगी। अब जब मैं साफ साफ देख रहा हूँ तो वह मुझे उस लड़की की याद दिलाती है। क्या ये संयोग है? ऐसा नहीं है कि वह लड़की कभी इस नश्वर दुनिया में आएगी, लेकिन ये गाना। जून का ध्यान चू मियाओ पर अधिक था, इतना अधिक कि वह अपने पीछे के तालाब को भूल गई थी जो परिवर्तन से गुजर रहा था। तालाब जो पहले क्रिस्टल साफ पानी से भरा था, धीरे धीरे रंग बदलने लगा था। अपने मूल रंग से वो धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। जून का ध्यान चू मियाओ को घूरने पर था और वह ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या पूरा गाना बिल्कुल एक जैसा है या फिर यह केवल एक समान शुरुआत के साथ अलग है। ये गाना 10 मिनट से अधिक समय तक चला। यह वही है, सब कुछ एक जैसा है, हर शब्द एक जैसा, मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या वो सचमुच नीचे आई और दूसरों को गाना सिखाया? जून ने असमंजस में पूछा। चू मियाओ ने गाना बंद कर दिया और एक बार फिर अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगी। अभी क्या हुआ?
उसने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया। जुन को उसकी प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य हुआ। वह भी झील को देखने के लिए पीछे मुड़ी। झील का क्या हुआ? वो असमंजस में बुदबुदाए। चू मियाओ खड़ा हुआ और लॉन्ग चेन को जगाने की कोशिश की। उसे सोए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन फिर भी दक्ष पहली कोशिश में ही जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जो गहरी नींद से अचानक जागने के कारण हल्की लाल थी। क्या हुआ? उसने असमंजस में पूछा। चू मियाओ उसके ठीक सामने खड़ी थी, अपनी दृष्टि को ढकते हुए। कुछ बड़ा हुआ है, सामने देखो, चू मियाओ ने कहा और बगल में कदम रखा। दक्ष ने अंततः झील का पूरा दृश्य देखा। तालाब लाल हो गया है, जुन ने दक्ष को बताया। तालाब लाल हो गया, दक्ष ने खड़े होते हुए भौहें सिकोड़ी। वो तालाब को करीब से देखने के लिए उसकी ओर चला गया। पानी खून जैसा लग रहा है, क्या तुम्हें पता है कि यह कैसे हुआ? दक्ष ने जुन से पूछा, जो चू मियाओ के सामने खड़ा था। चू मियाओ ने सोचा कि दक्ष उससे पूछ रहा है। मुझे नहीं पता, जब मैंने ध्यान दिया तो ऐसा ही था, चू मियाओ ने उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं है, मैं जो अनुमान लगा सकती हूँ उसके अनुसार अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण यह ऐसा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह अचानक ऐसा क्यों हो गया। जुन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ उत्तर दिया। क्या आप अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करके ये देखने की कोशिश करेगी कि अंदर क्या है? दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अपनी दिव्य भावना को अपने चारों ओर फैला दिया। उनकी दिव्य भावना ने उनके चारों ओर एक विशाल क्षेत्र को कवर कर लिया। उन्होंने अपना प्राथमिक ध्यान तालाब पर केंद्रित किया। कुछ सेकंड तक इसका इस्तेमाल करने के बाद उसने इसे बंद कर दिया। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्या तालाब के अंदर कुछ नहीं है? जुन ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तालाब के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। मेरी दिव्य इंद्रियां पानी के आर पार नहीं देख पा रही है। वह लाल चीज जो भी हो, वह मेरी समझ को अवरुद्ध कर रही है। उसने एक बार फिर पानी की ओर देखा, जो समय के साथ लाल होता जा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे पास में एक पत्थर मिला। मुझे कुछ परीक्षण करने दो, उसने कहा। दक्ष ने एक पत्थर उठाया और उसे रक्त लाल पानी में फेंक दिया। पत्थर तालाब से कोई भी अजीब प्रतिक्रिया आकर्षित किए बिना पानी में डूब गया। दक्ष ने पेड़ की एक शाखा तोड़ी और उसे लाल पानी में डुबाया ताकि पता चल सके कि पानी अम्लीय है या नहीं। उसने शाखा को बाहर खींचने से पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा पानी में डुबोया। शाखा बिल्कुल ठीक थी, मानो उसे किसी चीज में नहीं बल्कि सामान्य पानी में डुबोया गया हो। पानी हानिकारक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इसका रंग बदल गया है, लेकिन फिर भी मैं अंदर अपनी दिव्य भावना का उपयोग नहीं कर पाया, जिससे यह विशेष लगता है, दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। वो अभी भी सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है, तभी लिटिल स्नो अपने आप ही उसके स्टोरेज रिंग से बाहर आ गई। क्या तुम संप्रदाय के प्रतिबंध के तहत भी बाहर आ सकते हो? दक्ष ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसका आश्चर्य सदमे में बदल गया जब उसने लिटिल स्नो को पानी के अंदर कूदते देखा। दक्ष ने तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना कुछ सोचे तालाब में लिटिल स्नो के पीछे कूद पड़ा। पानी छूने पर इतना ठंडा था मानो वो आर्कटिक के किसी ग्लेशियर के पास का मुक्त जल हो। यदि कोई औसत इंसान पानी में कूदता तो वह ठंडे तापमान के कारण तुरंत मर जाता, लेकिन पानी के ठंडे तापमान का दक्ष पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को ची की एक पतली परत से ढक लिया था। जैसे ही दक्ष नीचे कूदा, उसने देखा कि पानी वास्तव में एकदम साफ था, केवल ऊपरी सतह ही लाल हो गई थी। तालाब के अंदर का बाकी पानी अभी भी सामान्य पानी जैसा ही दिख रहा था। चू मियाओ भी तालाब में कूद गई, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा गहराई तक तैर पाती, उसे बाहर तैरना पड़ा। वह पानी का तापमान बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यह उसे दक्ष से ज्यादा प्रभावित कर रहा था। चाहे वो कितनी भी दृढ़ क्यों ना हो, वो दक्ष के पीछे नहीं जा सकती थी। वो पानी से बाहर निकल आए, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी हालत से ज्यादा दक्ष के बारे में चिंतित थी। दक्ष अभी भी लिटिल स्नो का पीछा करते हुए नीचे की ओर तैर रहा था। वह आधे घंटे से अधिक समय तक तैरता रहा,
लेकिन वे तालाब की वास्तविक गहराई के करीब नहीं पहुंच पाए। तालाब उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा था। 10 मिनट के बाद वो अंततः तालाब की गहराई में पहुंचा और लिटिल स्नो को जमीन पर खड़ा देखा। उसने लिटिल स्नो के सामने एक छोटी मछली पड़ी देखी। मछली का रंग बर्फ जैसा सफेद था, लेकिन उसकी पूंछ लाल थी। वो जमीन पर बेजान पड़ा था, बिना किसी हरकत के। दक्ष ने एक बार फिर अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल करने की कोशिश की और यह काम कर गया। बस फर्क इतना था कि इस बार उसकी दिव्य भावना तालाब के अंदर काम कर रही थी, लेकिन ये तालाब के बाहर नहीं फैली। तो यह वह लाल परत है जो मेरी दिव्य संवेदना को रोक रही है। जब मैं बाहर था तो मैं अंदर नहीं देख सकता था, और जब मैं अंदर हूँ तो मैं बाहर नहीं देख सकता, उसने सोचा। उसने अपना ध्यान सामने खड़ी मछली पर केंद्रित किया। मैं इसमें कोई जीवन शक्ति नहीं देख सकता, लेकिन अभी भी कुछ क्यूई है जिसे इसके शरीर के अंदर महसूस किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से मर चुका है। मैं इसे देख सकती हूँ, लेकिन नश्वर दुनिया में एक दिव्य समृद्धि मछली को देखना वास्तव में अजीब है, जुन ने उसे बताया जब वो उसके पास आए। दिव्य समृद्धि मछली? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। जून के जिक्र से पहले उसने उस जानवर के बारे में नहीं सुना था। हाँ, यह एक दुर्लभ मछली है जो ज्यादातर उच्च लोकों में पाई जाती है। केवल राजाओं और उनके मंत्रियों को ही इन मछलियों को पकड़ने और उन्हें अपने तालाबों में रखने का अधिकार है, जुन ने जवाब दिया। क्या इस मछली में कुछ खास बात है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक मछली है जो किसी व्यक्ति के लिए समृद्धि लाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी राजा के पास दिव्य समृद्धि मछली होती है तो उसके किसी भी युद्ध में हारने की संभावना लगभग नगण्य होती है, जुन ने उसे समझाया। क्या ये हो सकता है कि दिव्य स्वर्ग संप्रदाय पर विपत्ति आने से पहले ही मछली मर गई थी? दक्ष ने असमंजस में पूछा। इसके आकार से यह स्पष्ट है कि यह 20,000 साल भी पुरानी नहीं है। ये प्राकृतिक कारणों से नहीं मरी। दिव्य समृद्धि मछली की औसत जीवन प्रत्याशा 100,000 साल है, जुन ने उसे बताया। तो किसी ने इसे मारा? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब विनाश किया? दक्ष ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इससे पहले कि वो कोई उत्तर पा पाता, उसका ध्यान किसी और बात पर चला गया। उसने देखा कि लिटिल स्नो मछली के करीब आ रही है।